बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत भाई। और मैं शुक्रिया दोनों अगले जो पहले वक्ता थे, दोनों वक्ता उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मानूंगा, उस्मान भाई और पारगी साहब का, कि आपने जिस तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से जो मुद्दे थे उसको रखा और समझाया कि क्या ग्राउंड के क्या हालात है। हमारे अगले जो वक्ता है उनका नाम है असीम रॉय। और मतलब उनका नाम ही ऐसा है कि उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी अगर ट्राइबल इलाके में या जो मजदूर संगठन है उनके पास जब भी गया हूँ तो हमेशा सालों से एक नाम जो सुनते आया हूँ, उनमें से एक नाम है असीम रॉय। और ऐसे बहुत सारे नौजवान लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, उनको गाइड करना, उनको हेल्प करना और लड़ाई लड़ते सिखाना, सवाल पूछते सिखाना, ये असीम भाई का काम रहा है। तो असीम भाई, मैं आपको इनवाइट करता हूँ एनएपीएम की तरफ से कि आप आए और जो मुद्दे हैं हमारे आज के, उसके ऊपर बात रखे और आगे भी हम किस तरीके से इसको, ये लड़ाई को आगे ले जाए, उसके ऊपर भी थोड़ी बात रखेंगे। असीम भाई, आपका बहुत बहुत वेलकम। असीम भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए असीम भाई, फिर बात रखिए। असीम भाई तक आवाज पहुंच रही है अनम्यूट मेरी? अनम्यूट नहीं किया है उन्होंने। हाँ, नहीं, मैंने ही तो किया था, आप लोगों ने नहीं किया था इससे। ओके, हाँ, अच्छा, सॉरी। ओके ओके। असीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात रखिए और समय हमारे पास है, उस हिसाब से पीछे सवाल जवाब भी रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएपीएम की तरफ से। देव और कृष्णकांत और नपान के साथी ने बुलाया है, मैं बहुत आभारी हूँ। और थोड़ी अतिशोक्ति कर दी देव ने, उतना करने की जरूरत नहीं है। मैं एक आप लोग तमाम लोगों की तरह मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। थोड़ा अनुभव ज़्यादा रखता हूँ कई, क्योंकि उम्र से थोड़ा बड़ा हूँ इसलिए। बाकी कोई बहुत ज़्यादा विशेष कारण नहीं है कि अनुभव में कोई ज़्यादा कोई उसमें खुद इम्पोर्टेंस है। फिर भी मैं दो तीन बड़े बड़े मुद्दे आज के संदर्भ में और आज के संवाद के संदर्भ में जरूर कहना चाहूँगा। मैं कोई यहाँ पे, जिसे आमतौर पे अगर आप संवाद को एक तरीके से अगर संवाद करना चाहते हैं तो उसका एक तीन तरीका होता है। तो मैं, एक होता है जिसमें कहते हैं निर्देशात्मक तक, मतलब निर्देश देते हैं हम लोग, और उसको जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। मेरा उसमें ज़्यादा कुछ आप साथी लोगों ने काफ़ी ने बोला है, उन्होंने मुद्दे रखे हैं और उन्होंने निर्देश एक तरीके से कैसा होना चाहिए उसके बारे में कहा है। तो उनके उस मुद्दे पे मैं उतना नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी साथ दो हमारे आगे के वक्ता ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको रखा है। मेरा जो दूसरा दो तरीका है संवाद का, एक है विश्लेषण करने की जो एक पद्धति है। तो एक विश्लेषण करने की पद्धति के अंदर थोड़े बहुत बात रखना चाहूँगा, पर मेरा जो मुख्य जो उद्देश्य है आज के इस संवाद में, वो है कि इसको अगर हम परिवर्तन के स्वरूप से देखना चाहते हैं, तो परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की ताकतें कहाँ कहाँ हैं, और उसको हम कैसे एक समूह में उसको हम आज गुजरात के इस माहौल के अंदर हम ला सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में दो तीन मोटे मोटे बातें कहूँगा जरूर, क्योंकि आप लोगों का अपेक्षा है कि मैं एक मजदूर आगेवान हूँ, इसलिए कुछ जो आज के कानूनों के जो मुद्दे हैं उसके बारे में जरूर आप कुछ सुनना चाहेंगे, तो वो भी उसमें दो तीन बातें को मैं उसमें रखने की कोशिश करूँगा। पहला बात है कि मैं जानता हूँ आज का माहौल जिस समय से गुजर रहे हैं वो एक तरीके से बड़े ही जिसे कहते हैं कि एक कटोकटी के समय से, गुजराती में कहूँगा तो कटोकटी ना दौरान थी गुजरी है, एक मायूसी ना माहौल है। पर मेरा खुद का अनुभव है कि मायूसी के अनुभव में भी एक नया जिसे कहते हैं आम लोगों में एक नया लड़ने की शक्ति खड़ी हो रही है। और वो लड़ने की शक्ति इसलिए खड़ी हो रही है, ना ही कि उसको कोई ज्ञान अभी प्राप्त हुआ, पर इसलिए कि अभी जो समय है वो समय ऐसा आ रहा है कि और कोई रास्ता नहीं है। मतलब लोगों को लगता है, पहले लगता था कि दया से कुछ हो जाएगी, फिर लगता था कि कोई सरकार के चमचागिरी करने से कुछ हो जाएगी। अब लगता है कि वो सब रास्ते भी बहुत बंद हो रहे हैं, अब एक ही रास्ता बाकी है, कुछ ना कुछ हमको ही करना पड़ेगा। ये माहौल जो बन रहा है, ये माहौल अपने आप में बहुत ही, जिसे कहते हैं एक तीव्र तरीके से बन रहा है।
मैं एक मजदूर आंदोलन के हैसियत से गुजरात के संदर्भ में कहना चाहूँगा। मेरे को बहुत साल हो गए हैं, 40-30 साल से मैं कम से कम इस आंदोलन में गुजरात में रहा हूँ। पर जो तरीके से आज एक नया तबका, गांव का जो एक श्रमिक था जो पहली बार शहर में आता था, या नया औद्योगिकरण हुआ उसके अंदर जो श्रमिक आते थे, उनको लगता था कि पहले आज से 15 साल पहले लगता था अरे कुछ नहीं मिलता था, कम से कम नौकरी तो मिल गई है। तब वो यंग था, उसको लगता था कि कोई तरीके से हमको नौकरी मिल गई तो हमको मोटरसाइकिल खरीदने का मौका मिल गया, क्योंकि 10,000 8,000 पैसा मिल जाता था तो घर में कुछ भरना नहीं पड़ता था, शादीशुदा नहीं हुआ था तो उसको वो 7,000 8,000 मिल जाता था, उसको लगता था कि अभी मेरे को पूरा पैसा इसमें मिल जाता है। अभी एक 10-15 साल के बाद वो पूरा तबका को लगता है कि अब कब तक हम इस तरीके से जिएंगे, और ये एक समय एक बड़े पैमाने पे लोगों को हो रहा है, और ये इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि इसका अभी भी हमें पूरी तरीके से हम एक्चुअली सब जगह तक पहुंच नहीं पा रहे इसका, मगर इसका प्रतिबिंब बहुत जगह पे हो रहा है। दूसरी बात जो है, जो मैं कहना चाहूंगा, क्यों आज के मैं क्यों इसमें कठिनाई बहुत हो गया और मैं इस पे आने वाला हूं, पर क्यों मैं इसमें मायूस नहीं हूं। दूसरी बात जो है कि आपको पहले क्या होता था कि पहले हमारे श्रम बाजार में या हमारे श्रमिकों में एक विभाजन हो जाता था। संगठित क्षेत्र का जो लोग होते थे वो एक तरीके से अच्छे घराने से आते थे, सवर्णों के समाज से जो बेचारा सरकार में नहीं जाता था, डॉक्टर नहीं बनता था, इंजीनियर बनता था, उसका जो बेकार लड़का होता था या उसका जो गरीब समाज में से उसमें से आता था, उसमें से उनमें से नौकरी आती थी, कहीं ना कहीं वो स्थायी रूप से जिसे कहते हैं संगठित क्षेत्र में बन जाता, उसको लगता था कि अब मेरी जिंदगी बन गई है, इसलिए उसको टेंशन नहीं होता था, वो 10 साल 20 साल तक काम करके जाता है। अभी जो तबका आ रहा है केवल समाज के पिछड़े वर्ग से नहीं आ रहा है, आज पूरा जो औद्योगिकरण का, नए औद्योगिकरण का जो सबसे स्किल्ड वर्कर है वो उस समाज में से आ रहा है जिसे हम कहते हैं एक तरीके से फॉरवर्ड कम्युनिटी। उच्च वर्ण के लोग हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, खेती में से आए हुए लोग हैं, पटेल समाज में से आए हुए लोग हैं, दरबार समाज में से आए हुए लोग हैं, उन लोगों को कोई और जगह नहीं थी। ITI पास करके लड़के किसी तरीके से पैसा खर्च करके पढ़ाई किया है, और पढ़ाई करने के बाद आज एक पूरे तौर तरीके से वो लोग नौकरी के लिए खोज में आते हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम में डाला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम में उसको अस्थायी रूप से उसकी जिंदगी की कोई भी स्थायित्व नहीं बन रहा है। ये एक बड़ा तबका है, और ये बड़ा तबका जो है आज इस सहन शक्ति से, इसको सहने की और कोई ताकत नहीं है, इसको लगता है कि इसका परिवर्तन होना चाहिए। आज अभी मैं बड़ौदा शहर के पूरे इलाके के आजू के इलाके के औद्योगिकरण का अगर आपको बताऊं, आज ही मेरे सामने जो मुद्दे आ रहे हैं वो मुद्दे बड़े भयानक हैं, और इसका मतलब है लोग लड़ना भी चाहते हैं, उसके सामने विकल्प के रूप में क्या आ रहा है। तन्मय, हमारे गांव का दरबार समाज का एक लड़का लड़ने के लिए पूरा तरीके से लड़ सकता है, और वो जब लड़ता है तो उसको और सब कुछ करने के बावजूद भी उसको तोड़ा नहीं जाता है। तो आज 2 दिन पहले उसको पहली बार, जैसे आपके क्या कहते हैं लखन जी को आदिवासी समाज के किसी आगेवान को वहां से तड़ी पार किया गया, तो इसको खाली तड़ी पार नहीं किया गया, इसको आज 2 दिन हुआ उसको वहां से पहली बार, जो मैंने 1986 के और 90 के दशक में मैंने देखा था, जब पहली बार हमारे रिलायंस के मजदूरों को टाडा में डाला गया था, टेररिस्ट एक्ट में डाला गया था। आज पहली बार रिलायंस, आज पहली बार मजदूर वर्ग में से, मजदूरों के बीच में से उन कार्यकर्ताओं को आज पासा में डाला जाने जा रहा है। पहला पासा, हो सकता है अगले बार आप बुलाएंगे तो उसमें मैं भी हूँगा, पर यह है कि एक पासा को फिर से, यानी जिसे मैं कह रहा हूं कि दो दिशा आ रही है। एक दिशा में लोग इस सिचुएशन को सहने के लिए तैयार नहीं है, मुकाबला करने के लिए तैयार है। कानूनी रूप से मैं जो मुद्दे पे आने वाला हूं कि आज के कानून की स्थिति क्या, उस कानून के अंदर उन लोगों को कोई तरीके से इस चीज को कुछ का फल निकाले, वो उनको मौका नहीं मिल रहा है। और उसके विकल्प में जिसे कह रहे हैं कि आप एक, जिसे कहते हैं, जिसे मैं इंग्लिश में कहूंगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, आपने औद्योगिक संबंधों का अपराधीकरण करवा दिया है। हर चीज को अभी ये सरकार, गुजरात सरकार के अंदर श्रम मंत्री चलती नहीं है,
श्रम मंत्रालय चलता नहीं है। आज पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन पूरे गुजरात के अंदर पुलिस स्टेशन से चल रहा है। यानी लेबर कमिश्नर, मैं ये खुलेआम बोलता रहता हूं, अभी इसको मैंने पब्लिक के लिए भी कहा है कि आज एक भी मेरे को सब, एक जमाना होता था जहां पे एक गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर एसीएल की इतनी पावर थी, किसी कंपनी को बुलाता था तो उसको आना पड़ता था। आज इन लोग विनती करते हैं। आज पूरी लेबर सिस्टम जो है उसका पूरा, जिसे कहते हैं साइडलाइन, उसको हमने अलग कर दिया है और उसके जगह पे हम लोगों ने एक, जिसे कहते हैं अपराधीकरण का, यानी क्रिमिनलाइजेशन के प्रोसेस, हर यूनियन का, हर मांगनी का, हर मुद्दे को आप देखोगे तो उसका आप उस तरीके से एक अपराधीकरण करवा देंगे। और इस अपराधीकरण का जो प्रक्रिया है ये केवल मजदूरों के अंदर नहीं आ रहा है, ये समाज के हर तबकों में आ रहा है। पर मैं कह रहा हूं कि इसका अभी एक गहराई से असर उन समुदाय पे आने वाला है जो इतने आसानी से इसको स्वीकार करने वाला नहीं है। और ये अपराधीकरण का जो एक दौर चल रहा है, इसका एक विकल्प, इसका एक विरोध करने की एक माहौल आस्ते आस्ते बन रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट वस्तु मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आज के माहौल में मेरा मानना है कि हम लोगों को ये सब जगह पे दिखेगा। और ये है कि जो नया उद्योगीकरण हुआ पिछले 2 दशक के अंदर, जिस 2 दशक के अंदर आप लोगों को मजदूर आंदोलन का कोई चीज दिखा नहीं है। आमतौर पे हम मजदूर आंदोलन को 2 भाग में बांट सकते हैं। पुराना मजदूर आंदोलन जो एक तरीके से खत्म हो रहा है, जो एक तरीके से अभी अपना आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, एक ये जिसके बारे में हम करते हैं, हम हर दिन, हम हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, मगर फिर भी बावजूद भी हमको मायूसी का नजर आता है, हम कहीं पे जीत नहीं हासिल कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ है नया एक जो उद्योगीकरण के बीच में से खड़ा हुआ एक नया मजदूर तबका, और ये मैं कह रहा हूं बड़ा तबका है गुजरात के अंदर, खास करके जो नया औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं वो समीम जगह पे 80% जगह पे यूनियनाइजेशन नहीं है, यूनियन नहीं बना है। और उस जगह पे यूनियन बनाने की प्रक्रिया के अंदर लोग जो जुड़ रहे हैं, मेरा समझ है कि वो बड़े पैमाने जुड़ रहे हैं। जितने नौजवान साथी इसको और समर्थन कर सकते हैं उससे इसको आजाद फायदा हो। एक मुद्दा ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मुद्दा है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा, और ये हमारी सबकी जवाबदारी है इस बात को समझना, कि यूनियन का लोकशाही से एक बहुत ही सीधा और गहरा संबंध है। मैं बहुत साथियों को जानता हूं, मैं तमाम जो विचारशील लोग हैं उन सबको जानता हूं, उनको लगता है कि लोकशाही का, एक्चुअली लोकशाही का मतलब उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, उसका मतलब है फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम ऑफ राइट टू डिसेंट। ये 3 उसके मूलभूत आधार हैं। हमें संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए, हमें समूह में भाषण देने का, हमें समूह में मिलने का अधिकार होना चाहिए, और तीसरा हमारा अधिकार होना चाहिए कि हमारी जो कोई विरोध है, हमारा जो विकल्प विचार के श्रेणी में मध्यम वर्गीय और विचारशील लोगों के बीच तक सीमित होता है। अभी भी इस देश के अंदर समाज के कोई भी इस तबके के बाहर कभी किया ही नहीं है। मेरा तो ये सख्त समझ कि ये समाज के और समुदाय के अंदर गया ही नहीं है, आदिवासियों के अंदर कभी भी नहीं गया है। नहीं तो 10 साल लगते खाली एफआरए को अमल करने के लिए गुजरात के अंदर, और उसके अंदर खाली 30% को एफआरए मिलता है। कितने साल तक रुकेंगे एक एफआरए को, जो कानून बना उसको अमल करने के लिए? इसको हमें प्रश्न को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि लोकशाहीकरण आदिवासी समाज तक पहुंचा नहीं है। उस्मान भाई ने यह कहा, मैं ताजुब हो गया। अभी कुछ ही 2 हफ्ते पहले मैं उस्मान भाई से कह रहा था कि हमें इसके बारे में सोचना है। मैं मूल द्वारका गया था। मूल द्वारका में मैं ऐसे, और उसको खाली मूल द्वारका की बात नहीं, पूरे गुजरात के हर पट्टी के अंदर जो पिछले जो जिसे कहते हैं क्या कहते हैं कोस्टल एरिया के हर पट्टी के अंदर इतने गांव हैं, सभी गांव हैं जिसका कुछ ना कुछ एक अंश इस देश के रेवेन्यू लैंड में नहीं आता। 70 वर्ष के बाद रेवेन्यू लैंड में नहीं आता है तो उसको कुछ भी, उसको जो भी हमारे सरकारी कानून का या जो भी प्रोग्राम का, उसको कोई भी फायदा नहीं होता है। 70 वर्ष के बाद भी मैं तो ताज्जुब हो गया कि अभी भी ऐसे लोग रहते हैं जिनका घर फॉरेस्ट लैंड में, बात छोड़िए, रेवेन्यू लैंड में भी नहीं आता है। यानी वो देश के कोई ऐसा जमीन का हिस्से के अंदर वो रहते नहीं है जो उस जिस जमीन को हम कहते हैं कि हमारी सार्वभौमिकता है। ये सिचुएशन
आप उस विस्तार की बात कर रहे हैं। मैं, क्योंकि मैं समाज के और मैं मुस्लिम समाज के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूं कि एक मूलभूत तरीके से जो जनवादीकरण का जो जिसे कहते हैं बेस है, वो बेस ये है कि आपको एक जिसे कहते हैं राइट टू एसोसिएशन करने का, और वो मजदूर आंदोलन का या मजदूरों को जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक समाज के गहराई के अंदर कोई भी सम लोकशाहीकरण नहीं होगा। ये अनुभव इस देश का नहीं है, ये अनुभव इतिहास का है। जिस देश के अंदर आपने लोकशाही को, जिसे कहते हैं आम श्रमिक समाज के अंदर उसको स्थायी पद नहीं कर पाए, वहां पे लोकशाही कभी भी टिकता नहीं है, लंबे समय तक अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं बुनियादी रूप से मानता हूं कि हम लोगों को जब तक राइट टू एसोसिएशन, यूनियन बनाने के अधिकार के अंदर, और ये मूलभूत है, मेरे को किसी की दया नहीं चाहिए, मेरे को सरकार की दया नहीं चाहिए, मेरे को अपने एक मजदूर वर्ग को ये दो अधिकार दिया जाए तो वो लड़के अपना एक बैलेंस, जिसे कहते हैं एक बैलेंस इन द सोसाइटी, वो खड़ा कर पाएगा। दो मूलभूत, इसलिए हमने आईएलओ ने 1998 में इसको एक जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया। द राइट टू द कन्वेंशन जो 1945 में जो तय किया गया कि हमारा राइट टू एसोसिएशन, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो आज के इस देश ने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया है, यानी उसकी जवाबदारी नहीं है कि वो अधिकार को ये मजदूर समाज तक पहुंचा दे। और अगर आपका 90% आपका समाज का मेहनत करने वाले लोगों के पास ये दो अधिकार नहीं है, तो आप मेरे को बताइए जनवादीकरण बुद्धिजीवी उसे नहीं टिक सकता है। ये सच्चाई को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, और इस सच्चाई को स्वीकार करना मतलब है कि हम लोग ये स्वीकार करें कि लोकशाही का मतलब है कि जो वंचित समुदाय है उसके अंदर लोकशाही कैसे पहुंचे। मैं आज भी ये कहना चाहता हूं, पैसा हो जाता है आदिवासी समाज के अंदर, मगर पैसा को अमल करने के लिए उसके पास कोई ताकत नहीं होती है। शेड्यूल 5 के अंदर आपकी कोई ताकत नहीं आती है। अब पैसा और आपके यहां अधिकारों के साथ कोई तालमेल नहीं है। सोशल जस्टिस कमेटी बनती है पूरे हमारे हर गांव में इस गुजरात के अंदर, मगर सोशल जस्टिस कमेटी के अंदर हमारे दलित समुदाय से जिसको एक औपचारिक रूप से रखा जाता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि दूसरे पे निर्भर होकर आप अपनी ताकत को कभी नहीं कर पाएंगे। आज भी सोशल जस्टिस कमेटी का जो चेयरमैन होता है, दक्षत करता है, गाड़ी चलाता है, और ठन ठन गोपाल होता है, उसके पास एक ताकत नहीं होती कि वो एक पैसा आपको करके दे। तो उस दलित समाज के लिए क्या कर पाएगा? लोकशाही अभी तक उस समाज तक पहुंची नहीं है। उसके प्रतिनिधियों को जरूर हमने नुमाइंदा बना दिया है, जो बाबा साहब बार बार कहते थे कि अगर हमको दूसरे पर निर्भर होकर अगर हमारे अधिकार को चलाना है तो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए उनका ये विडंबना जो थी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हम सोशल डेमोक्रेसी में कैसे जाएं, इस सोशल डेमोक्रेसी के तरफ जाने के लिए हम तमाम समुदायों को एक साथ आना पड़ेगा। ये मैं तीसरा जो मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुजरात में ये संभव है। गुजरात में औद्योगिकरण बड़े पैमाने पे हुआ है, और उन समाज अभी एक ऐसा कोई भी समाज का कोई भी अंग नहीं है। मैं आदिवासी समाज का जो शहर में जो सबसे बड़ा 30% आज आदिवासी समाज में से कम शहर में आके मजदूरी करता है, उसके उस अधिकार को, उसको अगर यूनियन बनाने का अधिकार नहीं मिलता है तो उसको वो मौका नहीं मिलेगा कि वो अपनी बात को सीखे। हमारा पहले स्कूल बनता था, हम कहते थे कि स्कूल, ट्रेड यूनियन इज अ स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हम पहली बार सीखते हैं क्योंकि हम बनाते हैं उसमें, हम उसमें बनाते हैं, हम उस पर तय करते हैं, हम लड़ने के लिए तय करते हैं, हम लड़ना सीखते हैं, लड़ने में हार भी जाते हैं तो हार को स्वीकार करने में उसमें सीखते हैं। दिस इज द फंडामेंटल मेथड ऑफ लर्निंग डेमोक्रेसी। और वो जब तक हमारे देश में व्यापकता से नहीं बनेगा, और वो तब तक हम जनवादीकरण का लहर को नहीं कर पाएंगे। और ये हर समुदाय को इस चीज को करना पड़ेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो आप अगर अभी कानून जो बना है उसका सबसे बड़ा बुनियादी 3-4 बुनियादी मुद्दे बने। मैं उसके हर मुद्दे पे विश्लेषण करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग में से बहुत साथी लोग उसके बारे में जानते हैं अच्छी तरीके से। पर 3-4 जो मेन मुद्दे हैं, पहला कि ये जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को मजदूरों के से वंचित कर दो। पूरा कानून जो बना है 4-5 उसके पहलू हैं।
पहला पहलू क्या है? पहला पहलू यह है कि उसने कहा है कि आपको यूनियन हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। आपको ये समझना चाहिए, फंडामेंटल राइट को जब हम लॉ में तब्दील करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव राइट देते हैं, उसको किसे कहते हैं, एक सकारात्मक अधिकार बनाते हैं। पहले वो हमारी मौलिक अधिकार है, उसको हम सकारात्मक अधिकार बनाते हैं। यानी यूनियन बनाना, हमारा एसोसिएशन बनाना हमारा फंडामेंटल राइट है। जब हम उसको ट्रेड यूनियन में ट्रेड यूनियन बनाते हैं तो हमको एक सकारात्मक रूप दिया जाता है, जैसे कहते हैं एक कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी। उसको हमें कहा जाता है कि आपको एक, हमने कानून बना कर दिया कि आपको अधिकार है। उसके पहले हम 4 लोग मिलते थे तो हमको कॉन्स्पिरेसी पे केस लगाया जाता था, बट यूनियन बनने के बाद हमारे पर कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं ला सकता है, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट एंटिटी, जैसे कंपनी को, अगर कंपनी अगर अंदर बीच के तय करती है इंटरनली तो उसको मार्केट फिक्सेशन नहीं कहा जाता है। वो बाजार में जाएगा तो उसको मार्केट फिक्सेशन, उसके ऊपर आरोप लग सकता है, पर वो अंदर तय करेगा अपने ग्रुप के अंदर कि कैसा बेचदान करेंगे, तो उसको ये, बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटिटी, ये इसकी एक समझ है। तो जब हमारी फंडामेंटल राइट हमारी यूनियन में प्रतिनिधित्व होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन, इनफैक्ट जब ये बुनियादी रूप से लड़ाई हुई थी, जब इंग्लैंड में ये लड़ाई हुई थी, तब यूनियन मूवमेंट का ये कहना था हमें रजिस्ट्रेशन की आपको प्रवृत्ति चाहिए भी नहीं, बिकॉज दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप क्यों होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने वाले कि नहीं करवाने वाले? चलिए कॉम्प्रोमाइज हुआ कि हम आपको लोकशाही तरीके से रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार देंगे। अब ये जो नया हमारे सरकार जो नए कानून बना रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आपको ये जो बुनियादी रूप से आपको जो रजिस्ट्रेशन करने का जो आपको क्या नाम है, बनाने का जो अधिकार है, उस अधिकार के अंदर आपको हम कुछ तरीके का यूनियन बनाने देंगे। देखिए, आपको बनाने देंगे कि आप कंपनी का यूनियन बनाइए, जनरल यूनियन बना नहीं सकते। मजदूरों का सबसे बड़ा व्यापक सोच बनने का एक आधार बनता है जनरल यूनियन, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल यूनियन। अभी आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो आप कंपनी बेस्ड यूनियन बनाइए, आपको हम परमिशन ही नहीं देंगे जनरल यूनियन बनाने के लिए, कहते नहीं है, पर दिस आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से इसको उस तरीके से किया गया कि आपको, यानी कंपनी का यूनियन मतलब कि पहली बात उस पर कंपनी का यूनियन बने, दूसरी बात 100 लोगों का, 200 लोगों का अगर यूनियन बनता है तो उसका मतलब है कि आप उस कंपनी के पूरे कंपनी के अधीन में रहें। बाहर का, यानी जो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ऑटोनॉमी ऑफ लीडरशिप और कैपेसिटी ऑफ ए बार्गेनिंग, ये दोनों ही उसमें आता है। हमारी जो एसोसिएशन, हमारे पास 2 ताकत है। एसोसिएशन की जो ताकत है वो ताकत का व्यापकता नहीं बन पाता है, सीमित कर देता है। सीमित करने का मतलब है उसको ताकत ही नहीं देना। तो ये बुनियादी रूप में फर्स्ट करती है। मुद्दा क्या है कि आपको उसमें से निकल ही नहीं सकते, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करने देंगे अगर आप कंपनी के बाहर। आपने जनरल यूनियन बनाया तो हम लोग जो जनरल यूनियन बना के उसको तोड़ते नहीं है, हम तोड़ देंगे आस्ते आस्ते, पर वो तोड़ने का भी तरीका वो लोग ला रहे हैं और उसमें मैं अपराधीकरण का ही तरीका होने वाला है। पर और नहीं तो वो क्या करने वाला है, वो उसको बेसिकली कंपनी के तहत कर। एक ही दूसरा ये है कि अगर पहले हम यूनियन बनाते तो हमको जिसे कहते हैं एक तरीके से हमारी और सरकार के बीच में, मजदूरों के सरकार के बीच के अंदर ये बात होती थी। वो इंस्पेक्शन करते थे, वो जो भी करते थे उसके तहत में वो वो छानबीन करते थे, हम लोग अपना देते थे। पर उसमें अभी इनका क्या कहना है कि हम लोगों को इसको पूरा इंस्पेक्शन विद द कंपनी करना पड़ेगा, यानी मैनेजमेंट के जरिए से करना पड़ेगा। आप, जिसका मतलब है कि जैसा ही आपने यूनियन की प्रक्रिया शुरू की, आपके पास वो कंपनी के कंपनी के नजर में आ जाएगा, यू विल बी अंडर द गेज ऑफ द कंपनी। उसके अंदर में आप आएंगे तो जो सब टाइम पे होता है कि आपको इमीडिएटली वो लोग क्या नाम है, आपको रिटेलिएशन करेंगे। मैं अभी जो यहाँ पे, मैं बहुत बड़ा कंपनी नाम नहीं कहना चाहता हूँ जिसके इस लड़के को कहा गया है, उस कंपनी में बड़ा कंपनी है, वन ऑफ द बिग ग्रुप का कंपनी है, उसमें से 470 लोग काम करते हैं, 70 लोग खाली उसमें परमानेंट वर्कर हैं, 400 लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। आप अभी देखिए, सबने, दोनों ने मिलकर यूनियन बनाया है। यूनियन का रजिस्ट्रेशन, हम ये जनरल यूनियन है, पर वो लोग गए होते तो उन लोगों को
यूनियन बनाने का इमीडिएटली उनको खबर पड़ता कि ये लोग पूरे सब लोग उसमें इन्वॉल्व है और रिटेलिएशन करते, जो अभी किया, अगर यूनियन बन भी गया तो भी। और वो रिटेलिएशन क्या किया, वहां के लोगों को निकाल देंगे, कुछ लीडर्स को, फिर उसके बाकी लोगों को टोटल निकाल देंगे, और फिर ये कहा जाएगा कि आप लोग इस कंपनी के कामदार नहीं है, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाए। तीसरा, पहले था रजिस्ट्रेशन इज अ टेक्निकल प्रोसेस। पारगी साहब यहाँ हैं, जिसे कहते हैं हमारे कानून में पब्लिक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत तफावत है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये रजिस्ट्रेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रमोशन होना चाहिए। हमने अगर कोई सपोज टेक्निकल मिस्टेक भी हो गया है तो भी उसको रेक्टिफाई करने का मौका देके उसको करना चाहिए। अब क्या होता है कि एसेंशियली आपको टेक्निकली कोई भी कुछ भी कारण से, जैसे मैंने कहा आपके मेंबर का पूरा जांच हो गया, वो लोग कंपनी में नहीं है, लीगली रॉन्ग है, फिर भी वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे मतलब कि आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, 10 साल तक एक यूनियन बनाने के अधिकार में जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं यू आर टर्निंग द यूनियन बिल्डिंग प्रोसेस को एक लॉन्ग टॉर्चरस लिटिगेशन प्रोसेस, जो एक स्वाभाविक रूप से मेरे अधिकारों को पॉजिटिव लॉ में कन्वर्ट होना चाहिए था, मेरे को अधिकार मिलना चाहिए था, उस चीज को आप तद्दन उसको खत्म कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लीगल जो आपके पूरे लॉज में आए। दूसरा पॉइंट ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमारा अधिकार करने का क्यों नहीं आ रहा है, मैं आ रहा हूं, क्योंकि आज का जो पूरा बना है उसका मतलब ये है कि हमारा जो लेबर फ्रैगमेंट, जो टुकड़ा टुकड़े में हमारी जो श्रम बाजार है, हमारा जो दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, गरीब समाज के, जो आज पूरे एक तरीके से विभाजित करके जो श्रम बाजार है, उस श्रम बाजार में से जो आपके, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में पॉवर्टी लेवल वेजेस, भुखमरी के आधार पर जो हमारा वेतन का दर है, जिसके अंदर कोई भी तरीके से आदमी जी नहीं सकता, एक परिवार जी नहीं सकता, ये 50 बार इसका साबित हो गया है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट, उसके बावजूद भी वो मिनिमम वेज के लेवल के ऊपर और अधिकार के अलावा आप बाहर जा नहीं सकते। दैट इज द नॉर्म। अभी मैं सुबह एक बहुत ही बड़े विचारक से बात कर रहा था, श्रम से कोई लेना देना नहीं है, वो मैं कहते कि कानून में उनको सबको कानून का अधिकार मिलना चाहिए, और उनको जो भी लेबर कानून में अधिकार मिला है वो उनको मिलना चाहिए। मैंने बोला लेबर कानून में तो अधिकार तो मिनिमम वेज है, तो आपको मिनिमम वेज से ज्यादा वेतन नहीं मिलना चाहिए। तो मैं बोला मेरा अधिकार था कि मैं सौदाबाजी करके पैसा बढ़ा सकता था। कांग्रेस के जमाने में या हमारे 70 दशक में कम से कम हमारे पास नॉर्मेटिव रूल से, सोच के हिसाब से ये था कि हम अपना प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन जिसे कहते थे इंग्लिश में, कि हम अपने न्यूनतम वेतन से जीविका के आधार पर वेतन तक एक बार्गेनिंग करके एक यूनियन बना के हम ले सकते। आज के माध्यम से पहले आपको न्यूनतम आधार पे आपको श्रम बाजार में टिका देगा, और फिर आपको, जिसे कहते हैं आपको कोई अधिकार नहीं मिला उसमें से निकलने का। एक तो ये दो बातें होगी। तीसरी बात ये है कि पहले तो कम से कम सत्ता को यह था कि अगर कोई कानून बना है तो कानून को अमल करने की इंस्पेक्शन की सिस्टम होता था, उसको नियंत्रण करने का, उसको अमल करने की ताकत सरकार में होती थी। आज उस पूरे डिपार्टमेंट को उस ताकत से वंचित कर दिया गया है। अगर वो जाता है तो उसको बोलेगा तुम रिश्वत लेने के लिए गए थे। हो, ये बात सच है, रिश्वत लेते थे, पर अगर 10 जगह पर रिश्वत लेते थे तो कम से कम 3 जगह पे या 2 जगह पे कम से कम उसका अमल होता था। और वो अमल करने की एक प्रथा जो थी, वो अमल करने की प्रथा अब वो नहीं है। यानी आप समझिए, आपको बार्गेनिंग करने की और यूनियन बनाने की ताकत नहीं है। आप श्रम बाजार में जहां से खड़े हुए थे, जिस बाजार से आपका कानून का कोई अभी तक उसके पॉवर्टी लेवल पे भेजे, और अगर उसके ऊपर कोई अधिकार बनता है तो उस अधिकार को अमल करने के लिए आपके पास कंप्लेन करेंगे। बाकी सरकार को उसको समझाने की कोई जरूरत, हाँ कोई कंप्लेन करके यूनियन बनेगा तो कंप्लेन होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है, जिसे आप अगर आज के परिभाषित शब्दों में लेंगे, तो हमारे इस पूरे नए उद्योगीकरण के जो लोग हैं, मजदूर है, उसको एक लो वेज सिस्टम के अंदर लॉक इन कर दिया है। और लॉक इन करने के बाद कहा गया कि अब आपको कोई अधिकार नहीं है, ताला बंद हो गया है, आप कुछ मत करिए, आप वहीं पे रहिए, जिस दिन सरकार को लगेगा कि आपको कुछ अच्छा देना चाहिए तब हम देंगे आपको। ये सिचुएशन पूरा हो गया। इसीलिए इन माहौल के अंदर हमारे को परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए। एक आखिरी मुद्दा ये कहना चाहूंगा कि
इसका मतलब है कि समाज के हर तबके के अंदर, समाज के बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा आज श्रमिकरण की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए जैसे यहाँ पे पारगी साहब और उस्मान भाई ने बातें कही, उन तमाम मुद्दों के साथ आपको श्रमिकों के मुद्दों को लेंगे तो समाज का जो स्वरूप है उस स्वरूप के पूरे रूप से आप देख पाएंगे, उसके तमाम और मुद्दों को भी देख पाएंगे। उसके साथ साथ आपके आम जीवन का जो श्रमिकों का सवाल है उस चीज को लेकर अगर हम कर पाएंगे तो मैं उसको जैसे कहता हूँ कि हमारे को एक सामाजिक सोशल अलायंस फॉर लेबर होना चाहिए। हमको एक सामाजिक एकता या सामाजिक संगठन या सामाजिक प्रक्रिया चलनी चाहिए जिसमें हम इन तमाम शब्दों को एक साथ लेके आ सकते हैं। और अगर हम लेके तो हो सकता है कि हमारी जो गुजरात के अंदर ये जो परिवर्तन की जो दिशा है वो दिशा के अंदर हम लोग सब लोग अपनी अपनी छोटी छोटी मुद्दे को रख सकेंगे। मैं इन बातों से अपने जो मुद्दे रखना था वो आपके सामने रखा, चर्चा हो तो उसमें और भी भागीदारी। धन्यवाद। असीम भाई, आपने जो बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मजदूरों के कानून जिस तरीके से बदले जा रहे हैं और गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से आपने बताया कि गुजरात के जो हालात है उसमें कितना जरूरी है आज के वक्त में लड़ना, और आपने जो परिवर्तन की बात की और जो परिवर्तन जिस तरीके के परिवर्तन की हमारे जैसे लोग अपेक्षा रखते हैं, जो डेमोक्रेटिकल वे में और डेमोक्रेसी के आसपास का जो अपेक्षा है उसके आसपास हमारे जो तीनों स्पीकर ने जो बात की, तीनों वक्ताओं ने जो बात की, मजदूरों के हक के ऊपर हो, चाहे आदिवासी के हक के ऊपर हो या माछीमारों के हक के ऊपर हो, हमारे पास जितना टाइम था शायद उससे हम अगर 4 गुना टाइम भी ले ले तो भी जो सवाल है वो खड़े के खड़े है। और इतने ज्यादा सवाल है कि बहुत ज्यादा, मतलब एक एक इश्यू को लेके पूरा का पूरे एक दिन जा सकते हैं। पर आपने जो बहुत ही कम समय में जिस तरीके से पूरे परिप्रेक्ष्य को तीनों वक्ताओं ने समझाने की कोशिश की, और हमारे साथ जो लोग जुड़े यहाँ जूम पे, और ये इसी का फेसबुक लाइव भी हो रहा है, फेसबुक लाइव पे जितने शेयर करेंगे और जो भी लोग सुनेंगे उनके लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। इस उम्मीद के साथ मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ। उसके साथ साथ जो एनएपीएम की टीम है जिसमें पार्थ, अजीन, कृष्णकांत भाई, आनंद भाई और बाकी जो साथी एनएपीएम के साथी है, सबका शुक्रिया मानता हूँ कि सबने एक बहुत लंबे अरसे के बाद जो एनएपीएम का जो एक नया शुरुआत किया है, और इस शुरुआत को हम इस कोरोना पेंडेमिक में अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, पर ऑफलाइन भी इसको आगे लेके जाएंगे, और अलग अलग जो गुजरात के संगठन है उसको हम किस तरीके से एनएपीएम के साथ जोड़ पाए, एनएपीएम को आगे बढ़ा पाए, और ऑनलाइन जो हमारा पूरा ये सीरीज की बात है उसको भी हम किस तरीके के आगे बढ़ा पाए। तो आप सबके सहकार की अपेक्षा के साथ मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया मानता हूँ। और कृष्णकांत भाई, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आखिर में वोट ऑफ थैंक्स कर दे, वैसे मैंने कर दिया है पर आई थिंक वोट ऑफ थैंक्स की तो जरूरत नहीं है, और लेकिन किसी का सवाल जवाब, सॉरी मैं भूल गया, किसी के अगर सवाल जवाब है तो वो अपने सवाल जवाब रख सकता है। सवाल जवाब भी, और हमारे साथ कुछ हमारे बहुत ही सीनियर साथी जो कई वर्षों से वो जुड़े हैं,